तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हम आज जिस पहली खबर का जिक्र करने वाले हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़े झटके से गुजर रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बुधवार को बारामती में विमान हादसे में आकस्मिक निधन हो गया। चार्टर्ड विमान रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था और तभी अचानक नियंत्रण खो गया और विमान रनवे के बगल वाले इलाके में गिर गया। चश्मदीद ये बता रहे हैं कि विमान जमीन से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो गया और वो तमाम तस्वीरें हमने आपके बीच रखी थी। 5 धमाके बताए जा रहे हैं कि इस धमाके में हुए हैं। इस हादसे में अजीत पवार, उनका एक सुरक्षाकर्मी, पायलट, को पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जांच जारी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो इस पे पूरी जांच कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अजीत पवार का निधन न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी एक बड़ा शून्य पैदा कर गया है। पवार महाराष्ट्र में लंबे समय से एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती और रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे। वो एनसीपी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ बने महायुति गठबंधन के महत्वपूर्ण स्तंभ भी रह चुके थे। उनके निधन के बाद गठबंधन की स्थिरता और एनसीपी की भविष्य की दिशा पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे चल रहा है। एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात कर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देने पर विचार भी शुरू कर दिया है। पार्टी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें पार्टी की आगामी रणनीतियों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सुनेत्रा पवार न केवल उप मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, बल्कि वो अपने दिवंगत पति की विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकती हैं। एनसीपी कार्यकर्ता और आम लोग उन्हें मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं। पार्टी के अंदर भी ये धारणा है कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में गठबंधन को मजबूती मिलेगी और राज्य की राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। अजीत पवार की मौत के बाद एनसीपी की कमान संभालने को लेकर भी नई रणनीति बनाई जा रही है। प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाने पर विचार चल रहा है, क्योंकि अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसके तहत प्रफुल्ल पटेल जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे, जिसमें एनसीपी शरद पवार गुट के साथ संभावित विलय या तालमेल पर भी चर्चा की संभावना बन रही है। और इसी संभावना को आगे बढ़ाते हुए अजीत पवार साहब ये चाह भी रहे थे कि दोनों एनसीपी जो 2 खेमे में बंट गई है वो अब एक हो जानी चाहिए। यह कदम दरअसल पार्टी की आंतरिक स्थिरता और भविष्य की राजनीतिक दिशा को सुनिश्चित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अजीत पवार महाराष्ट्र में सिर्फ एक प्रभावशाली नेता ही नहीं बल्कि गठबंधन के लिए कुशल रणनीतिकार भी थे। उनकी दूरदर्शिता और राजनीतिक समझ ने एनसीपी और महायुति गठबंधन को कई बार संकटों से भी उबारा है। अब उनके निधन के बाद सुनेत्रा पवार को आगे लाना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उनके नेतृत्व में न केवल पार्टी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया जा सकेगा, बल्कि गठबंधन की स्थिरता भी बनी रह सकती है। सियासी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि सुनेत्रा पवार की उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना काफी मजबूत है। उनका अनुभव और पवार पॉलिटिक्स में उनकी समझ उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए योग्य बनाती है। साथ ही उनका उप मुख्यमंत्री पद पर आना पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच सकारात्मक संदेश देगा कि अजीत पवार की राजनीतिक विरासत सुरक्षित हाथों में है। इस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति में गहरा प्रभाव डाला है। अजीत पवार के निधन से महायुति गठबंधन को संतुलित रखना चुनौतीपूर्ण हो चुका है और ऐसे समय में सुनेत्रा पवार की सक्रिय भूमिका गठबंधन और पार्टी दोनों के लिए निर्णायक हो सकती है। उनके नेतृत्व में एनसीपी की भविष्य की योजनाओं, विधानसभा चुनावों और राज्य की राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा तय की जा रही है। अजीत पवार की मौत ने न केवल राजनीतिक नेतृत्व की रिक्तता पैदा की, बल्कि उनके समर्थकों और जनता में गहरा शोक भी उत्पन्न किया है। वहीं सुनेत्रा पवार की संभावित उप मुख्यमंत्री बनने की खबर ने पार्टी के अंदर एक नई उम्मीद और दिशा का संकेत दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि एनसीपी और महायुति गठबंधन की नई राजनीतिक संरचना
कितनी मजबूती से काम करती है और सुनेत्रा पवार इस चुनौती को कैसे संभालती हैं। महाराष्ट्र की राजनीति अब एक ऐसे संवेदनशील मोड़ पर आ गई है जहां सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में पार्टी को नई दिशा देने की तैयारी चल रही है। उनके उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना, उनके दिवंगत पति की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की संभावना और राज्य की राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं सुनेत्रा पवार। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एनसीपी की जिम्मेदारी आगे कौन संभालेगा, महायुति में किस तरीके से संतुलन बनाया जाएगा, ये तमाम ऐसे सवाल थे जो कल बहुत ज्यादा चर्चा में थे, लेकिन धीरे धीरे उन सवालों का जवाब सुनेत्रा पवार के रूप में सामने आने लगा है। लेकिन आज का दिन बहुत भारी रहा। महाराष्ट्र की राजनीति कल से लेकर आज तक जिस शोक में डूबी रही, उस शोक ने आज और ज्यादा आंखों को तब नम किया जब बारी आई राज्य के उप मुख्यमंत्री को अंतिम विदाई देने की। राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का कल यानी बुधवार सुबह विमान हादसे में आकस्मिक निधन हो गया था और आज उनकी अंत्येष्टि हुई। इस दुखद घटना ने न केवल उनके परिवार और समर्थकों को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे राज्य में एक शून्यता पैदा कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने उनके निधन के सम्मान में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को पुणे जिले के बारामती में विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। ये वही मैदान है जहां पर कई बार ऐसी सभाएं हुई हैं जब अजित पवार ने जीत का लक्ष्य और उद्देश्य रखा और उसे पाया भी। लेकिन आज उसी मैदान में उन्हें अंतिम विदाई भी दी गई। उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उनके गांव काटेवाड़ी से अंतिम संस्कार स्थल तक लाया गया। अंतिम यात्रा लगभग सुबह 9 बजे शुरू हुई और करीब 6 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ ने उन्हें अंतिम विदाई दी। लोग अपने नेता के इस आखिरी सफर में नम आंखों और भारी मन के साथ शामिल हुए। अंतिम संस्कार का समय सुबह 12:10 पर निर्धारित किया गया। उनके बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और इस दौरान पूरे वातावरण में भावनाओं की भारी लहर देखी गई। विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ राज्य की राजनीति के दिग्गज नेता अजित पवार को नम आंखों से विदाई दी गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी साहब, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी के संरक्षक शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य वरिष्ठ नेता इस अंतिम विदाई में शामिल हुए। इसके अलावा अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ और जय पवार, चचेरी बहन और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अजित पवार का निधन महाराष्ट्र और एनसीपी के लिए एक अपरिवर्तनीय क्षति माना जा रहा है। वे सिर्फ एक राजनीतिक नेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और जनता के प्रिय व्यक्तित्व भी थे। उनके नेतृत्व में एनसीपी ने कई बार राज्य और गठबंधन में संतुलन बनाए रखा। उनके निधन के बाद राज्य में उनके समर्थक और राजनीतिक सर्कल्स में शोक की लहर है। समर्थकों ने सुबह से ही बारामती के रास्तों और विद्या प्रतिष्ठान मैदान के आसपास अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ वहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए सभी ये जो समर्थक थे, जिनके वो दुलारे थे, वहां पर एकत्रित हुए। लोग अपने हाथों में फूल, झंडे और फोटो लेकर अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे थे। आंखें नम थी। अंतिम यात्रा के दौरान हमने वो तस्वीरें भी आपके सामने रखी थी जब सड़क के किनारे खड़े लोग अजित पवार अमर रहे के नारे लगा रहे थे। ये दृश्य उनके प्रति जनता के गहरे सम्मान, स्नेह और विश्वास को दर्शा रहा था। अजित पवार का योगदान न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में, बल्कि महायुति गठबंधन और एनसीपी की रणनीति में भी महत्वपूर्ण था।
वे राज्य के उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख के रूप में गठबंधन को मजबूती देने में हमेशा अग्रणी रहे। उनका जाना राज्य और पार्टी दोनों के लिए एक बड़ा शून्य छोड़ गया है। चंद तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जब अंतिम संस्कार के समय यहां पर हर किसी की आंखें नम थी। अंतिम संस्कार के दौरान सभी नेता अजीत पवार के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आए, उनके योगदान को स्मरण करते हुए याद नजर आए और केंद्र और राज्य स्तर के नेताओं से उनके परिवार को धैर्य और साहस बनाए रखने की प्रार्थना करते हुए नजर आए। इस अवसर पर माहौल भारी और भावनाओं से भरा हुआ था। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए एक महान क्षति है, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत और जनता के बीच उनका स्नेह सदैव जीवित रहेगा। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनके अंतिम संस्कार में जुटी भीड़ ने यह प्रमाणित कर दिया कि वे केवल एक नेता ही नहीं बल्कि जनता के प्रिय भी थे। उनके परिवार, उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता अब इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। अजीत पवार के निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक खालीपन छोड़ दिया है, लेकिन उनके सम्मान में घोषित राजकीय शोक, उनकी अंतिम यात्रा और विदाई कार्यक्रम ने उनके योगदान और लोकप्रियता को दुनिया के सामने रेखांकित किया है। उनके परिवार, पार्टी और राज्य की जनता के लिए यह दिन हमेशा शोक और श्रद्धांजलि का प्रतीक रहेगा। महाराष्ट्र के हमने एक ऐसे सितारे को गंवाया है कि जो महाराष्ट्र के नुकसान को कभी दोबारा भर के नहीं निकलने वाला है। एक विजन रखने वाला नेता था और आम जनता के हित के लिए, काम के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला और शिष्टप्रिय नेता करके उनका नाम था और डेवलपमेंट के लिए खुद एक ऐसा एग्रेशन रखने वाला नेता मैंने देखा ही नहीं। मेरा पिछले 25 साल से मैं उनके साथ में काम करता हूँ। राज्य मंत्री करके, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर करके मैंने उनके साथ में काम किया है। और एक जुझारू और आम जनता के लिए जो काम होना है तो होना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसे स्पष्ट रूप से बोलने वाला, मुंह पे बात करने वाले और कुछ पीछे नहीं, आगे नहीं, सोचना नहीं, जो करना है तो करना है। एक लोकप्रिय मॉस लीडर, जनता के हित के लिए, जनता के काम के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लीडर को, नेता को हमने गंवाया है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये नुकसान कभी भर के नहीं निकलने। कल का हादसा है अतिशय काफी दिल को दहलाने वाला हादसा है, क्योंकि किसी को भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन कल सुबह न्यूज सुनते ही हम सबको काफी दुख हुआ और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अजीत दादा जैसा नेता वापस होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने काफी इंटीरियर में जाके काम किया था। एक अच्छे नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए काफी बड़ी भूमिका डेवलपमेंट को लेके निभाई है। तो मुझे लगता है कि इस समय पे इस बात को इशू करना ये गलत है किसी भी कौन से भी दल के लिए, क्योंकि जो घटना घड़ी है वो हमारे किसी के हाथ में नहीं थी और इस बात को हमें सब। तो अजीत दादा का जाना एक ऐसा शून्य है, एक ऐसा वैक्यूम है, एक ऐसा खालीपन है, एक ऐसी क्षति है जिसे भर पाना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि उन्होंने जो रेखा खींची है शायद उसे पाना, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी उनको आइडियल मानते हुए अब एनसीपी अपने आप को फिर से ताकत के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेगी और अजीत दादा की छवि देखेंगी उनकी पत्नी सुनित्रा पवार। और आइए जनमत के सफर को आगे बढ़ाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जिन्होंने आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियम के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस यूयू सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि यूजीसी के नए नियमों का सेक्शन 3C केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी तक भेदभाव रोकने की सीमा तय करता है, जबकि सामान्य वर्ग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उनका तर्क था कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार के खिलाफ है और समाज में वैमनस्य बढ़ा सकता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने रैगिंग से जुड़े संभावित दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी समाज जाति से मुक्त नहीं हो सका है।
और अब ये देखना होगा कि नए नियम हमें और पीछे तो नहीं ले जा रहे। जस्टिस बागची ने सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों में संतुलन और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि नए यूजीसी नियमों पर तुरंत रोक लगाई जाए और उन्हें रद्द किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 2012 के पुराने यूजीसी नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे और नए नियमों पर फिलहाल रोक जारी है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में जिन पॉइंटों पे डिस्कशन हुआ था तो उनमें कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था, तो बहुत सारे कंट्राडिक्शंस थे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से डिस्कशन में जाएगा तो एटलीस्ट अभी जो विवाद हो रहा था उसको और बेहतर तरीके से अगर क्लेरिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक तरफ SC ST OBC है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। किसी भी स्टूडेंट के साथ कास्ट को लेकर, चाहे अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, जो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ, उसको कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था। मुझे लगता है एक बार फिर से डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और ऑल ओवर इंडिया के यूथ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यूथ। उस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद है हमारे इंडिया के यूथ का, वो ही डिफरेंसेस आ जाए। तो अब हमें डिफरेंसेस को कम करना है, ना कि उस डिफरेंसेस को लगातार बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। देखिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये पूरा का पूरा प्रकरण लंबित था। उन्होंने रोक लगाई है, न्यायिक प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है। जहां तक केंद्र सरकार से जानकारी मांगे जाने का सवाल है, तो केंद्र सरकार अपने हलफनामे के जरिए तमाम तथ्यों पर जो सरकार का पक्ष है वो जरूर रखेगी। देखिए, जिस दिन से यूजीसी लागू हुआ उसी दिन से मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ, न्याय मिलेगा। उसी दिन से मैं कह रहा हूं, सरकार भी आपके पक्ष में है। सरकार ने भी ये कहा कि हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संस्तुति आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरि की नगरी हरदोई की, जहां से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। सवाल ये नहीं है कि हरदोई में क्या हुआ, सवाल ये है कि क्या अब हिंदू परिवारों को अपने ही घर में रहने के लिए मजहब बदलना पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई जलालपुर थाना क्षेत्र के करीमनगर से जो तस्वीर सामने आई है वो किसी अफवाह की नहीं है, वो एक पीड़ित हिंदू परिवार की चीख है। परिवार का आरोप है कि इलाके के कुछ मुस्लिम दबंग नौशाद, दिलशाद, शाकिर अली और उनके साथी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, अपने पतियों को छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ, हमारे अब्बू के साथ रहो, मजा आएगा। ये शब्द हैं, किसी टीवी स्क्रिप्ट के नहीं है, बल्कि उन महिलाओं के हैं जो आज ही अपने ही घर में डर के साए में जी रही हैं। आरोप है कि हिंदू महिलाओं पर जबरन इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया, अश्लीलता और अभद्रता की सारी हदें पार की गई और विरोध करने पर कहा गया कि जिसके पास पैसा है पुलिस उसी के साथ है। तो सवाल पूछा जा रहा है
कि क्या उत्तर प्रदेश में अब कानून नहीं दबंगई चलेगी? क्या हिंदू महिलाओं की गरिमा इतनी सस्ती हो गई है? क्या मजहब बदलवाने की धमकी अब रोजमर्रा की बात बन चुकी है? पीड़ित परिवार का दावा है कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश हो रही है, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है और जब वे पुलिस के पास गए तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिणाम, आज वही परिवार पलायन की कगार पर खड़ा है। सवाल सीधा पूछा जा रहा है कि अगर यही परिवार किसी और मजहब का होता तो क्या सिस्टम चुप रहता? क्या लव जिहाद और धर्मांतरण सिर्फ शब्द हैं या फिर ये जमीनी सच्चाई जो आज सामने है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी राज में भी हिंदू परिवार खुद को असुरक्षित महसूस करेगा? पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सवाल किसी एक परिवार का नहीं है, ये सवाल पूरे हिंदू समाज और हिंदू समाज की बहु बेटियों से, उनसे जुड़ी हुई सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसलिए जरूरी है कि इस पर ठोस कार्रवाई हो, ऐसे जिहादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। सर, हमारे गांव में मुसलमान ज्यादा हैं। हमारा एक ही परिवार है, अकेला मकान है। उनको बहुत परेशान करते हैं। वो अपनी लड़की को मेरे साथ साले के साथ में 3 साल पहले भेज दिए दिल्ली, और वहाँ उसके पास जब भग गए, उसको बोले मुसलमान बन जाओ, और उसके बाद में हमको फंसा दिए जेल में। 2 महीने 5 दिन हम जेल में रुके, और जेल में रुकने के बाद में फिर आए दिन हमको परेशान करते हैं, और हमारे घर पर ही हमें रहने को दिक्कत हो रही है। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब करीब 1 महीने से हम यहाँ पर रुके हैं। गुरुकुल में भोजन करते हैं, यही रहते हैं, यहीं पे खाते। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? मुसलमान लोग हैं, साकिर है, सनाफ अली रजा और जाकिर सनाफ अली रजा, नौशाद सनाफ साकिर अली, दिलशाद सनाफ साकिर अली, यूनुस सनाफ जाबिर अली, खुशनुमा वाइफ ऑफ यूनुस अली, और चांदनी साकिर अली, और साकिर अली की पत्नी। वो आए दिन परेशान करते रहे, गोली चलाने की धमकी देते हैं, गाली फकड़ी करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। बांका से कहते काट डालेंगे, इसीलिए हम घर पर नहीं रहते डर की वजह से। पुलिस प्रशासन ने शिकायत करी आपने? पुलिस प्रशासन को 30/5 को एक बार एप्लीकेशन हमने दी थी, तब वहाँ से कोई नहीं आया, और फिर 2 तारीख से बराबर हम भटक रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए वो कहते हैं जिसका पैसा वो धमकी दे रहे हैं, उठा लेंगे घर से तुमको, और तुमको मुस्लिम बना के छोड़ेंगे। तुम्हारे पति हैं, और हमारे जो कमरे बन रहे हैं, तुम्हारे लिए कमरे बन रहे हैं। हमारे पिता के पास एक दिन आ जाओ तो बहुत मजा आ जाएगी, नहीं तो तुमको तुम्हारे पति का सर कलम कर देंगे। क्या समस्या है आपकी, आप जो अभी बता रही थी, किस प्रकार से आप लोग को? और तुम्हारे लिए जो कमरा बनवा रहे हैं, तुम्हारी जगह में तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं, तुम कर रही हो, तुम्हारे लिए सब बनवा रहे हैं, और तुम्हारे लिए हमारे लड़के हैं, हमारे लड़कों के पास आके देखो, सो आके, और तुम्हारे आदमी बोलते हैं, और हमारे पास जाएगा। कौन लोग हैं जो ये सब बोल रहे हैं? साकिर अली, नौशाद अली और उसकी बेटी चांदनी। हम अपने घर पे शाम को अकेले थे, एक दिन 7 बजे के बाद में खाना खा रहे थे। वो लोग 2-4 लोगों मुस्लिम को बिठाकर बोल रहे हैं, गाली उल्टी सीधी गाली दे, कहे गोली से मार देंगे, घर में आगी लगा देंगे, उठा लेंगे। नौशाद, दिलशाद, साकिर अली, यूनुस अली और उनकी बेटी चांदनी, साकिर की पत्नी और यूनुस की पत्नी। पुलिस प्रशासन ने प्रकरण में कोई कार्रवाई की अभी तक? पुलिस प्रशासन में थाने में किए, जब गाली गलौज दिए तो हम 112 आई। वो बोले प्रार्थना पत्र दो, थाने में प्रार्थना पत्र दिए, और फिर हरदोई में दिए। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी यही मांग है, जो खड़ी है, हम लोग अच्छी से रह सके। हम लोगों को परेशान बहुत करते हैं, मुस्लिम ज्यादा हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, हम लोगों को सताएं। और आइए आगे बढ़ते हैं। जनमत में बात अब पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां सिंगूर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा को लेकर एक मामला सामने आया है, जिस पर अभिभावकों और शिक्षा से जुड़े लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। आरोप है कि एक सरकारी स्कूल के छात्रों को बिना अभिभावकों को सूचित किए मुख्यमंत्री की राजनीतिक सभा में ले जाया गया।
इस मामले में स्कूल के प्रधानाध्यापक ने स्वीकार किया कि छात्रों को सभा स्थल पर ले जाया गया था। उनका कहना है कि अंतिम समय में प्रशासनिक निर्देश मिलने के कारण अभिभावकों को सूचित नहीं किया जा सका। हालांकि इस घटना के बाद ये सवाल उठने लगे कि छात्रों को स्कूल समय में राजनीतिक कार्यक्रम में ले जाना कितना उचित है और इसके लिए किस स्तर पर अनुमति दी गई थी। जानकारी ये कह रही है कि जब तय समय पर बच्चे घर नहीं लौटे तो चिंतित अभिभावक स्कूल पहुंच गए। वहां स्कूल परिसर खाली मिला। बाद में उन्हें पता चला कि छात्रों को सिंगूर के इंद्रखाली मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा में ले जाया गया था। सभा से लौटते समय कुछ छात्रों के हाथों में खाने के पैकेट भी देखे गए। इस घटना के सामने आने के बाद अभिभावकों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि बच्चों को स्कूल शिक्षा के लिए भेजा जाता है, न कि किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए। अभिभावकों ने यह भी मांग की कि भविष्य में ऐसे किसी भी गतिविधि से पहले उन्हें स्पष्ट जानकारी दी जाए। मामले को लेकर अब विपक्षी दलों ने भी सवाल खड़े किए हैं और इसे प्रशासनिक लापरवाही करार दिया है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और बच्चों को किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल करना गलत परंपरा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान नहीं आया है। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग की जा रही है कि छात्रों को सभा में ले जाने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया था और क्या इसके लिए नियमों का पालन किया गया। इस घटना के बाद राज्य में स्कूलों की भूमिका, प्रशासनिक निर्देशों की सीमा और छात्रों के अधिकारों को लेकर भी बहस तेज हो गई है। कई सामाजिक संगठनों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। और आइए अब बात कर्नाटक की करते हैं, जहां गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। होसानगर से बेंगलुरु जा रही एक निजी बस में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त बस में कुल 36 यात्री सवार थे। ड्राइवर की सूझबूझ और तत्परता के कारण सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी की जान नहीं गई। हालांकि अफरा तफरी के दौरान बस से उतरते समय 10 यात्री मामूली रूप से घायल जरूर हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायल खतरे से बाहर हैं। तस्वीरें देखिए, यह आग का गोला बस है। प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि बस अपने निर्धारित मार्ग पर जा रही थी और तभी अचानक इंजन के हिस्से से धुआं निकलता हुआ दिखाई देने लगा। स्थिति को भांपते हुए ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और यात्रियों को शोर मचाकर फौरन नीचे उतरने के लिए कहा। यात्रियों के उतरते ही आग ने तेजी से पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में बस धूं धूं करके जलने लगी और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग और पुलिस को जानकारी दी गई। दमकल की गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि तकनीकी जांच के बाद ही असली कारण स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस बस मालिक और ड्राइवर से भी पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि बस की मेंटेनेंस में कोई लापरवाही तो नहीं हुई थी। बस में सवार यात्रियों ने ड्राइवर की सतर्कता और बहादुरी की सराहना की। यात्रियों का कहना है कि अगर ड्राइवर ने समय पर बस नहीं रोकी होती तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। फिलहाल पुलिस और परिवहन विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। और आइए अब बात कर लेते हैं बजट की। 1 फरवरी को बजट आने वाला है, लेकिन उससे पहले आशाओं के जो दीप हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से जल चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी यानी आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश कर दिया। ये वो सर्वेक्षण होता है जो हमारी आर्थिक स्थिति का, आर्थिक सेहत का लेखा जोखा सामने रखता है। इस सर्वेक्षण में सरकार की आर्थिक सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया गया है। सर्वे का मुख्य जोर इस बात पर है कि सरकार को अब अपनी कंपनियों में सिर्फ मालिक बने रहने के बजाय एक रणनीतिक निवेशक यानी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की भूमिका निभानी चाहिए।
बदलते वैश्विक परिवेश और घरेलू आर्थिक परिदृश्य में सरकार अपनी संपत्तियों का बेहतर मूल्यांकन और उपयोग करके भविष्य की तकनीकों और विकासशील क्षेत्रों में निवेश करने की योजना बना रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि सरकार के सामने इस समय एक व्यावहारिक समस्या है। देश के लगभग 30% सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, इसमें सीपीएसई में सरकार की हिस्सेदारी पहले ही 60% से नीचे आ चुकी है। मौजूदा नियमों के अनुसार अगर सरकार की हिस्सेदारी 51% से नीचे जाती है तो उसे कंपनी पर नियंत्रण खोने का खतरा माना जाता है। अब ऐसे में सरकार आगे शेयर नहीं बेच पाती। सर्वे में इस नियम को बदलने की सिफारिश की गई है ताकि सरकार शेयर बाजार के जरिए इक्विटी मोनेटाइजेशन से अधिक संसाधन जुटा सके। सर्वे में स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि किसी कंपनी को चलाने के लिए मालिक होना जरूरी है, लेकिन 51% शेयर होना अनिवार्य नहीं है। रिपोर्ट ये कहती है कि अगर सरकार के पास 26% हिस्सेदारी भी रहती है तो वह कंपनी के बड़े और रणनीतिक फैसलों पर नियंत्रण बनाए रख सकती है। इससे सरकार का रणनीतिक नियंत्रण भी बना रहेगा और साथ ही वो अपनी हिस्सेदारी घटाकर पूंजी भी जुटा सकेगी। आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया कि अगर सरकार का उद्देश्य किसी कंपनी का पूर्ण निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन है तो इसके लिए अलग से कानून बदलने की जरूरत नहीं है। सरकार चरणबद्ध तरीके से अपने शेयर बेचकर धीरे धीरे कंपनी से बाहर निकल सकती है। इससे संबंधित कंपनी एक पूरी तरह पेशेवर तरीके से संचालित निजी संस्था बन सकती है, जहां पारदर्शिता, दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सरकार के विनिवेश कार्यक्रम की प्रगति पर भी सर्वे में जानकारी दी गई। वर्ष 2016 से अब तक 36 सरकारी कंपनियों के विनिवेश को मंजूरी दी गई, जिनमें से 13 का काम पूरा भी हो चुका है। इसके अलावा सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बोर्ड को अधिकार अधिक दिए हैं ताकि वो अपनी सहायक कंपनियों को बंद करने या बेचने जैसे फैसले खुद ले सके। इसका उद्देश्य सरकारी कंपनियों को ज्यादा स्वायत्त और बाजार उन्मुख बनाना है। आर्थिक सर्वेक्षण का एक अहम सुझाव ये भी है कि सरकारी कंपनियों को बेचकर जो पैसा आए उसे भविष्य की तकनीकों और इनोवेशन में लगाया जाए। इसके लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की भी बात पर जोर दिया गया। इस प्रक्रिया को कैपिटल रिसाइकलिंग कहा गया, यानी पारंपरिक और कम उत्पादक संपत्तियों से पैसा निकालकर उभरते क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नई तकनीकों में निवेश करना। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को संसद सत्र की शुरुआत के मौके पर सरकार की आर्थिक और नीतिगत दिशा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का पहला चौथाई हिस्सा पूरा हो चुका है और अब दूसरा चौथाई शुरू हो रहा है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आने वाले 25 साल बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश का ध्यान बजट पर होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार का हर फैसला देश की प्रगति को केंद्र में रखकर लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि सरकार की योजनाएं और नीतियां ह्यूमन सेंट्रिक हैं। तकनीक को अपनाने के साथ साथ मानवीय पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भारत की लोकतांत्रिक ताकत और युवा आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि आज दुनिया को भारत की डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी से बड़ी उम्मीदें हैं। देश अब व्यवधान नहीं, समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये समय डर कर रुकने का नहीं, बल्कि साहस के साथ समाधान वाले निर्णय लेने का है। तो समय अनमोल है, समय बड़ा निर्णय लेने का है। निर्णय से ही तस्वीर भी बदलती है और तकदीर भी बदलती है। एक अच्छी तस्वीर की उम्मीद के साथ ही जनमत के आज के सफर को यहीं खत्म करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।